आता है। हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक बहुत ही फेमस ट्रेजाइक कॉमेडी के बारे में, जो कि लिखी है शेक्सपियर ने। ये ट्रेजाइक कॉमेडी शेक्सपियर की एक फेमस ट्रेजाइक कॉमेडी है, मर्चेंट ऑफ वेनिस। इसकी सेटिंग 2 शहरों में दिखाई गई है, वेनिस और बेलमाउंट। इसका सोर्स है क्रिस्टोफर मार्लो का जू ऑफ माल्टा। ये फर्स्ट पब्लिश्ड होती है फर्स्ट फोलियो में, जो कि आता है 1623 में। इसका फुल टाइटल है द कॉमिकल हिस्ट्री ऑफ द मर्चेंट ऑफ वेनिस। इस कॉमेडी की शुरुआत होती है वेनिस से। इसके कैरेक्टर हैं एंटनी, वेसेनियो, पोर्शिया, नेरेसा, जेसिका, शाइलॉक, लोरेंजो और इतने सारे कैरेक्टर हैं इसके एक्स्ट्रा। जो एंटनी है ये एक बहुत ही धनी व्यापारी है। इसका मसालों का व्यापार है। इसके शिप हैं जो दूसरे देशों से मसाले लेकर के आते हैं और ये उन मसालों को अपने देश में सप्लाई करता है। ये बहुत ही धनी व्यापारी है, दयालु भी है, वेनिस के लोगों की मदद भी करता है। इसीलिए वेनिस की जनता इसको बहुत प्यार करती है और इसको रेस्पेक्ट देती है, हमेशा इसके साथ खड़े होने को तैयार रहती है। इसका दोस्त है बेसेनियो, जो कि एक खर्चीला व्यक्ति है और बहुत ज़्यादा पैसे वाला नहीं है, लेकिन फिर भी इसके खर्चे इतने हैं कि इसको ज़रूरत पड़ती है तो ये एंटोनी के पास उधार मांगने के लिए आता है और एंटोनी इसकी काफ़ी बार मदद भी कर चुका है। एक बार फिर से इसको मदद की ज़रूरत होती है और ये एंटनी के पास आता है। एंटनी मुंह लटकाए हुए बैठा हुआ है और उसके दोस्त उसे छेड़ रहे हैं, तो हंसी मजाक चल रहा है। बेसेनियो आता है और उससे एंटोनी से कहता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे 3000 बकेट्स दे दो। एंटनी कहता है अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि मेरे शिप सभी लौटे नहीं हैं, इसलिए धन मेरे पास नहीं है। तुम किसी से भी ले लो, वेनिस शहर में जिससे लेना चाहते हो मेरा नाम ले देना। जब मेरे शिप वापस आ जाएंगे तब मैं वो धन वापस कर दूंगा। तो बेसेनियो जो है वो एक साहूकार की तरह काम करने वाला एक व्यक्ति है, एक यहूदी है जिसका नाम है शाइलॉक के पास जाता है और उसे धन मांगता है। तो शाइलॉक जो है वो क्रिश्चियन लोगों से थोड़ा चिढ़ता है, उसे जलन महसूस होती है, तो इसीलिए वो जब एंटोनी का नाम सुनता है तो एंटोनी से उसको नफ़रत होती थी वैसे भी, क्योंकि एंटोनी जो है वो जनता का प्रिय था। इसलिए वो एंटोनी का नाम सुन के बेसेनियो को पैसे उधार देने के लिए मान जाता है, लेकिन वो शर्त रखता है कि अगर 90 दिनों में पैसा वापस नहीं किया तो वो एंटोनी के शरीर का 1 पाउंड मांस का टुकड़ा लेगा। तो ये वाली शर्त जब एंटोनी को पता चलती है, एंटोनी मान जाता है और उसे बहुत विश्वास होता है कि हाँ उसके शिप आ जाएंगे, तब वो उसको धन वापस कर देगा। 90 दिनों के लिए मान जाता है। तो बेसेनियो जो है वो धन लेकर के बेलमाउंट के लिए जाता है। बेलमाउंट में एक लड़की है, बहुत ही खूबसूरत है और सुंदर है, होशियार भी है, इंटेलिजेंट है, बहुत ही समृद्ध परिवार की है, जिसका नाम है पोर्शिया। उसका स्वयंवर चल रहा है, तो जो बेसेनियो है वो पोर्शिया को प्यार करता है और उसे चाहता है, उससे शादी करना चाहता है, लेकिन उसके पास धन नहीं था, इसलिए वो धन लेकर के जाता है वहाँ पोर्शिया के स्वयंवर में। वहाँ पर और भी देशों से लोग आए हुए होते हैं, प्रिंस ऑफ मोरक्को, प्रिंस ऑफ एलेगन। तो जो प्रिंस ऑफ मोरक्को हैं वो बहुत ही सांवले होते हैं, वो पोर्शिया को चाहते हैं और उससे शादी करने के लिए बहुत ही उतावले होते हैं। तो वहाँ पर एक शर्त रखी गई थी, जो कि पोर्शिया के फादर ने रखी थी। 3 कास्केट थी, एक गोल्ड कास्केट, एक सिल्वर कास्केट और एक मेटल की कास्केट। तो जो गोल्ड कास्केट थी उन तीनों कास्केट में से किसी एक कास्केट को चुनना था, जिसमें कि पोर्शिया की फ़ोटो होगी। उस कास्केट को अगर कोई चुनता है तो उसी के साथ पोर्शिया की शादी की जाएगी। तो प्रिंस ऑफ मोरक्को हैं, वो गोल्ड की कास्केट चुनते हैं। तो उसमें लिखा रहता है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड,
हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। और इस तरह से प्रिंस ऑफ मोरक्को हार जाते हैं और वो उन्हें शर्त बताई जाती है कि वो जो यहाँ हुआ उस बात को कहीं बाहर जाकर नहीं कहेंगे और आजीवन शादी नहीं करेंगे। प्रिंस ऑफ मोरक्को चले जाते हैं। फिर प्रिंस ऑफ अलेगन आते हैं, वो भी जो है सिल्वर कास्केट को चुनते हैं और हार जाते हैं। वो भी वापस चले जाते हैं। लास्ट में जो बेसेनियो है वो आता है। पोर्चिया उसको चाहती थी, उसे भी थोड़ा टाइम स्पेंड करती है बेसेनियो के साथ में, तो बेसेनियो से उसको भी लगाव हो जाता है, वो भी शादी करना चाहती थी। इसलिए बेसेनियो की थोड़ी सी हेल्प भी हो जाती है और बेसेनियो जो है वो मेटल की कास्केट चुन लेता है जिसमें पोर्शिया की फ़ोटो निकलती है, तो दोनों की शादी तय हो जाती है। इस तरह से वो पोर्शिया को जीत जाता है। इधर 90 डेज़ पूरे हो जाते हैं तो जो शाइलॉक है उसको पता चलता है कि एंटोनियो के जहाज़ समुद्र में फंस गए हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहीं गुम हो गए हैं। तो वो मौका पा करके एंटोनी से पैसा मांगता है। एंटोनी पैसा वापस नहीं कर पाता है तो वो उसके ऊपर केस कर देता है और ड्यूक के दरबार में ले जाता है। तो वहाँ से लेटर पहुँचता है बेसेनियो के लिए कि इस तरह से जो शाइलॉक है ज्यूस, उसने एंटोनी से अपने पैसे मांगे हैं और उस पर केस कर दिया है, वो ड्यूक के दरबार में है। तो बेसेनियो वहाँ से पोर्शिया को ये सब बता करके वो वहाँ से चल देता है। वेनिस आता है। वेनिस में दरबार में बहस चल रही होती है, तभी उससे ये सब मैटर सुनता है। इधर पोर्शिया और उसकी जो मेड सर्वेंट होती है जैसे जो नेरिशा, वो दोनों जो है भेष बदल करके पोर्शिया एक बाल्थाजार का भेष बनाती है और जो जेसिका है वो बना बना जो उसकी मेड सर्वेंट है वो उस स्टेफिनो का भेष बदलती है और दोनों वेनिस के लिए निकल देती हैं। दरबार में पहुंचती हैं तो पोर्शिया बाल्थाजार के रूप में एंटनी का केस लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। जब एंटनी का केस लड़ रही होती है तो वो पहले तो शाइलॉक से मर्सी की गुहार करती है कि तुम्हें दया दिखानी चाहिए, तुम्हें मानवता के नाते ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जो शाइलॉक होता है वो ये सब चीज़ें मानने को तैयार नहीं होता है। उसको तो सिर्फ एक ही था कि किसी तरह से एंटोनी को नीचा दिखाया जाए और उसे हर्ट किया जाए। तो वो जो है एंटनी को प्रेस करता है कि नहीं, मैं 1 पाउंड मांस लेकर ही रहूँगा। फिर पोर्शिया जो है कहती है ठीक है, आप 1 पाउंड मांस लेना चाहते हैं तो लीजिए, लेकिन 1 पाउंड मांस जब आप निकालेंगे तो एक बूंद भी नीचे ब्लड की नहीं निकलनी चाहिए और ना गिरनी चाहिए। आप एक बूंद भी ब्लड नहीं निकालेंगे। तो इस तरह से शर्त जब रखी जाती है तो शाइलॉक अपनी चाल में फंस जाता है। अच्छा, उसे पहले बेसेनियो ने पैसे का भी ऑफ़र दिया था लेकिन वो पैसे के लिए नहीं मानता है, वो 1 पाउंड फ्लैश पर ही अड़ा रहता है। जब फ्लैश के लिए पोर्शिया ने ये शर्त रख दी तो फिर वो अपने ही जाल में फंस जाता है। अब तो ना उसे पैसे मिल रहे हैं और ना ही वो 1 पाउंड फ्लैश निकाल पा रहा है। तो फिर वो बहुत ही मुश्किल में अपने आप को महसूस करता है। फिर वो हार मान के कहता है कि अच्छा ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस जाने दो। लेकिन नहीं, उसे वहीं पकड़ लिया जाता है। फिर एंटोनी जो है उस अपनी शर्त रखता है कि इससे 3 शर्तें मनवाई जाएं। क्या कि इसने एक तो हम पर झूठा मुकदमा किया, इसलिए इसको सज़ा तो मिलनी चाहिए। ये थोड़ा इंतज़ार भी कर सकता था, लेकिन नहीं, इसने मानवता को हर्ट किया, इसलिए इस पर शर्तें रखी जाएंगी, इसे कुछ दंड तो मिलना चाहिए। इसकी आधी संपत्ति जो है वो इसकी बेटी जेसिका को दी जाए और जो आधी संपत्ति है वो चर्च के नाम। और इसको क्रिश्चियनिटी से ज़्यादा इसको वो रहता है कि ये क्रिश्चियन को पसंद नहीं करता, इसलिए इसको क्रिश्चियनिटी अपनानी होगी, इसको खुद क्रिश्चियन बनना होगा। इसलिए जो है उसको ये 3 शर्तें मानने के लिए कहा जाता है और वो मान जाता है। इस तरह से इस कॉमेडी की एंडिंग होती है। फिर जो है पोर्शिया अपने घर जाने लगती है वापस बेलमांट के लिए,
तो उसे एंटोनी और बेसेनियो दोनों पैसे देते हैं। वो पैसे लेने से इनकार कर देती है कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैंने तो केवल आपकी हेल्प की है। लेकिन थोड़े समय बाद वो जो है मान जाती है, अच्छा ठीक है आप नहीं मान रहे हो तो मुझे ये अंगूठी दे दीजिए। जो बेसेनियो के पास अंगूठी होती है, रिंग सेरेमनी वाली रिंग, वो वही मांग लेती है और वो वहाँ से चली जाती है बेलमाउंट के लिए। बेलमाउंट पहुँच करके वहाँ दोनों अपने वेश को बदल लेती हैं फिर से। और जब बेसेनियो पहुँचता है तो बेसेनियो से पोर्सिया सबसे पहले वो रिंग मांगती है। बेसेनियो अब घबरा जाता है, वो कहता है अरे रिंग तो मेरे पास है नहीं। फिर थोड़े परेशान करने के बाद वो बता देती है कि वो रिंग हमारे ही पास है और वो बाल्थाजार और कोई नहीं, पोर्शिया ही थी। इस तरह से सब लोग हंसते हैं और इस ट्रेजिक कॉमेडी का हैप्पी एंडिंग होती है। नमस्ते, बाय।